हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो पॉलिटिकल की हमारी क्लास है, इसमें सरकार का गठन एवं कार्य। ठीक है मित्रों, और इसमें भी हम चर्चा करेंगे संसद या संघीय व्यवस्थापिका का। संसद या संघीय व्यवस्थापिका। ठीक है मित्रों, संसद या संघीय व्यवस्थापिका की हम चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारी चर्चा है इसकी शुरुआत करते हैं कि हमारा देश है इसमें कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो संघीय शासन प्रणाली को हमारे देश में अपनाया गया है, और इस संघीय शासन प्रणाली में भी हमने जो सिद्धांत का पालन किया है या सिद्धांत को अपनाया है वो है द्विसदनात्मक। कौन सा? द्विसदनात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है मित्रों, कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया है? द्विसदनात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इस प्रणाली के अंतर्गत जो द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, इस शासन प्रणाली के अंतर्गत हमारी जो संसद है देश की, इस संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? वो 3 अंग कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है मित्रों राष्ट्रपति। पहला कौन सा अंग है? राष्ट्रपति। दूसरा अंग है हमारी संसद का राज्यसभा। ठीक है, और तीसरा अंग है हमारी संसद का, वो है लोकसभा। ठीक है मित्रों, कौन सा है तीसरा अंग? लोकसभा। ये दोनों सदन है, और राष्ट्रपति एक पद है जो संवैधानिक गणराज्य की गरिमा बताता है। ठीक है विद्यार्थियों, लोकसभा जो होती है, इस लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में सांसद या लोकसभा सदस्य या इंग्लिश में MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम देते हैं। दूसरा जो सदन है वो पहला, इस लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक निश्चित कार्यकाल है, और निश्चित कार्यकाल पर सभी सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। वैसे हमारे संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 निर्धारित की गई है 2026 तक के लिए, आगामी 2026 तक के लिए। लेकिन वर्तमान में हमारी संसद में लोकसभा जो सदन है संसद का, इसमें 545 सदस्य हैं, जिनमें से 543 सदस्य चुनकर आते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, इसी प्रकार राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता से चुनकर आते हैं, यानी इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। अप्रत्यक्ष का मतलब चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, लोकसभा सदस्य और विभिन्न राज्यों के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार जनता इनके राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व मिलता है। इसमें लगभग 250 सदस्य, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 200 इसमें राज्यसभा में वर्तमान में जो व्यवस्था है, इसमें 238 सदस्य का निर्वाचन हुआ है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी जनता के अप्रत्यक्ष की भागीदारी से होता है। इसमें राज्यसभा,
लोकसभा के सदस्य और विभिन्न राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये समानुपातिक चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है मित्रों, तो हमारी जो संसद है ये द्विसदनात्मक शासन प्रणाली का पालन करती है, ये अपनाती है। और इस संसद के 3 प्रमुख घटक हैं या 3 प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनका जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है? संसद कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? संसद कहलाता है। ठीक है, हमारी जो संसद है, इस संसद का कार्यकारण संबंध संविधान, जो हमारा संविधान है, संविधान के भाग 5 के अध्याय 2, संविधान के भाग 5 के अध्याय 2, संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक वर्णित है। ठीक है मित्रों, जो हमारी संसद है इसका जो कार्यकरण है या कार्य करने की जो शैली है उसका वर्णन संविधान के भाग 5 इसके अध्याय 2 में, भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक वर्णित है। यानी कि संविधान का गठन से लेकर इसका कार्य किस तरह होगा और इसका गठन किस तरह होगा, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 79 से शुरू होता है और 122 तक वर्णित है। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारी संसद का संविधान में जो उल्लेख है उसकी स्थिति बताता है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति हमारी संसद का एक अभिन्न अंग है। मित्रों, हमारे देश में संवैधानिक गणराज्य की प्रणाली को शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति संविधान का मुखिया है, लेकिन ये पद संवैधानिक है। इसमें वंशानुगणत का उपयोग नहीं हुआ है, इसके लिए इस शब्द वंशानुगणत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी भारतीय गणराज्य का नेतृत्व राष्ट्रपति होगा, प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन ये वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होगा, देश की जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, ये वंशानुगत नहीं होगा। इस वजह से हमारी संसद का जो प्रमुख अंग है वो है राष्ट्रपति। वो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, कोई विधेयक राज्यसभा में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो इसके लिए इस लोकसभा में उस विधेयक को पारित होने में की जो प्रक्रिया है उसके लिए 3 वाचन होंगे। उसके लिए 3 वाचन की जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया के द्वारा वो पारित होगा, जिसमें पहले लोकसभा में जो सदस्य या जो मंत्री मंत्री उस विधेयक को लेकर आया है वो लोकसभा के अध्यक्ष से इजाज़त लेगा उस विधेयक को प्रस्तुत करने की। ये कहलाता है प्रथम वाचन। क्या कहलाता है मित्रों? ये प्रक्रिया प्रथम वाचन कहलाती है। इसके बाद द्वितीय वाचन में उस पर विचार विमर्श होगा और विचार विमर्श करने के बाद एक प्रवर समिति का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा मित्रों? प्रवर समिति का गठन किया होगा। ठीक है, प्रवर समिति का गठन होगा और ये प्रवर समिति अपनी निश्चित समय, इसके लिए एक निश्चित समय बनाया जाएगा अध्यक्ष के द्वारा या सदस्यों के द्वारा, और ये प्रवर समिति अपने निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट सदन में रखेगी।
लोकसभा में रखेगी। यह कहलाएगा द्वितीय वाचन। और उस रिपोर्ट के आधार पर उसके उस विधेयक के क्या लाभ हैं और क्या हानि है, क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इस पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी कि सकारात्मक तथ्यों पर भी और नकारात्मक तथ्यों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया द्वितीय वाचन के अंतर्गत आती है। तृतीय वाचन में होता क्या है कि तृतीय वाचन में उस विधेयक को समर्थन किया जाता है और मतदान किया जाता है और उसके बाद उसे लोकसभा में पारित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया थर्ड वाचन में आती है, तृतीय वाचन कहलाती है। तो किसी भी सदन में कोई भी विधेयक कब पारित होता है? 3 प्रक्रियाओं में या 3 वाचनों में पूरा होता है, जिसमें पहली प्रक्रिया होती है सदन में किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने की इजाजत लोकसभा अध्यक्ष से मांगना, सदन के अध्यक्ष के द्वारा इजाजत लेना, प्रथम वाचन। उसके बाद विधेयक के सकारात्मक और नकारात्मक तथ्यों पर विचार विमर्श करने के लिए जो समिति बनाई जाती है, उस समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाता है। ये द्वितीय वाचन कहलाता है। और उसके द्वितीय वाचन के बाद विधेयक के पक्ष विपक्ष में मतदान कराया जाता है, समर्थन कराया जाता है, और उसे अगर वो मतदान उसके समर्थन में है तो वो पारित कर दिया जाता है, अन्यथा उसे पारित नहीं किया जाता है। ये कहलाता है थर्ड वाचन। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब मतदान के लिए और समर्थन के लिए भी कुछ पैमाने निर्धारित किए गए हैं। किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए लोग सदन में जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों का लगभग आधा हिस्सा, या जितने सदस्य हैं सदन में, लोकसभा ही नहीं बल्कि अगर राज्यसभा में भी है तो भी वही फार्मूला रहेगा कि जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से आधे से अधिक लोग उसके समर्थन में होंगे, उस विधेयक के पक्ष में वो मतदान करेंगे, तो उसे पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके लिए मतदान होने के बाद उसका समर्थन होगा। समर्थन में जितने लोगों ने मतदान किया है मित्रों, उसका 2/3 लोग उस बिल का समर्थन करेंगे, उस विधेयक का समर्थन करेंगे, तब जाकर वो बिल उस सदन में पारित होगा। ठीक है मित्रों, आइए आप लोगों के समझ में, उम्मीद है। इसी प्रकार अब वो विधेयक पारित होकर राज्यसभा पहुंचेगा। अब यह ध्यान रखना मित्रों कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता। इसके अलावा हम किसी भी विधेयक को राज्यसभा या लोकसभा में पारित हो सकता है। हमने यहाँ समझने के लिए पहली प्रक्रिया लोकसभा से उठाई है। लोकसभा से पारित होने के बाद वो विधेयक राज्यसभा पहुंचेगा और राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया होगी, 3 वाचन होंगे और फिर उसके बाद उसके पर मतदान होगा, समर्थन होगा और फिर वो बिल पास होगा। ठीक है मित्रों, अब दोनों सदनों में अगर स्थितियों के अनुसार अगर कानून कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया तो वो तब तक कानून नहीं बनेगा मित्रों जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होगी। ठीक है मित्रों, वो कब तक कानून नहीं बन पाएगा? अगर कोई विधेयक राज्यसभा या लोकसभा से पारित हो गया तो वो कब तक पारित नहीं होगा? जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा या राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संवैधानिक गणराज्य होने के कारण भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है मित्रों, संसद भवन का शिलान्यास, अब हम संसद भवन के बारे में चर्चा करते हैं। ये प्रक्रिया थी जिसमें हमारे देश में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इस प्रणाली के आधार पर हमारी जो संसद है इसके 3 प्रमुख अंग हैं। राष्ट्रपति जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है संसद का, इसके बाद राज्यसभा जो कि जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ। हमारी संसद जो है, हमारी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को हुआ था। कब हुआ मित्रों? 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट किसके द्वारा?
ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा किया गया। ठीक है मित्रों, हमारी जो संसद है इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा किया गया था। ठीक है, संसद भवन को बनाने में या संसद भवन के निर्माण में, संसद भवन के निर्माण में 6 वर्ष का समय लगा मित्रों। कितना समय लगा? 6 वर्ष का समय लगा। कितना समय लगा मित्रों? 6 वर्ष का समय लगा संसद भवन को बनकर तैयार होने में जो समय लगा वो 6 वर्ष का समय था। ठीक है, संसद भवन का उद्घाटन संसद भवन का मित्रों उद्घाटन 18 फरवरी 1927 को का उद्घाटन 18 फरवरी 1927 को किसने किया? लॉर्ड, उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन ने किया। किसने किया मित्रों? लॉर्ड इरविन ने किया था। इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था, जबकि शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनाट ने 12 फरवरी 1921 को और उद्घाटन 18 फरवरी 1926 को हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 18 फरवरी 1926 को। ठीक है, अब हमारी संसद में और ब्रिटिश की संसद में, हमारी जो संसदीय प्रणाली है, भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में केवल एक चीज का अंतर है, और वो चीज है कि हमारे देश में न्यायिक पुनर्वलोकन को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया को अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। ठीक है, जो भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है, इन दोनों देश की जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो अंतर है वो है न्यायिक पुनर्वलोकन का। किसका अंतर है मित्रों? न्यायिक पुनर्वलोकन का। ठीक है, तो जो हमारा जो संसद है इसके निर्माण में 6 वर्ष का समय लगा, जिसका शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनाट ने 12 फरवरी 1921 को किया था, और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने 18 फरवरी 1927 को किया था। भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में केवल एक अंतर है, और वो है न्यायिक पुनर्वलोकन का अंतर। ठीक है मित्रों, 13 मई 2002 की जो डेट है, 13 मई 2002, ये जो डेट है, ये जो दिनांक है, ये भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती का वर्ष है। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती वर्ष है। ठीक है।
कौन सा? 13 मई 2002 जो है ये भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती वर्ष है। और इस वर्ष संसद भवन की स्थापना का हीरक जयंती वर्ष भी मानते हैं। स्थापना का संसद भवन की स्थापना की हीरक जयंती, हीरक जयंती का वर्ष भी मानते हैं। ठीक है मित्रों, संसदीय समितियों के माध्यम से भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है। भारतीय संसदीय प्रणाली में, ये भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक ऐसी समितियां बनाई गई हैं जिनके माध्यम से हमारी संसद प्रशासन की प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित करती है। कौन? हमारी संसद। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों।